नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर महिला उत्पीड़न, बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं, पेपर लीक और तुष्टीकरण की घटनाओं को लेकर कड़ा प्रहार किया। डॉक्टर पात्रा ने कांग्रेस द्वारा राम को काल्पनिक बताने पर कहा कि जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, राम जन्म का प्रमाण पत्र मांगते हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान चुनाव में नारी सुरक्षा और स्वाभिमान गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वीरों और बलिदानियों द्वारा राजस्थान आज देश में दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में नारी उत्पीड़न के 2 लाख केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दुष्कर्म के 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 15,000 दुष्कर्म के मामले नाबालिगों के साथ हुए हैं। बीती रात नागौर के लाडनू में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। संबित पात्रा ने कहा कि भारतवर्ष में राजस्थान ही पहचान पहले पर्यटक और शौर्य के लिए होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर छलावा किया गया है और हर भर्ती का पेपर लीक हुआ। प्रदेश में 19 बार पेपर लीक हुआ और देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब चलती बस में पेपर सॉल्व कराए गए। इस मामले का आरोपी बोर्ड का चेयरमैन अभी भी फरार चल रहा है। प्रदेश के युवाओं से पेपर फीस के नाम पर 400 करोड़ रुपए वसूले गए और 70 लाख युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया गया है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर यूपी की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करें। हमारे जज्बे को धिक्कार। कब जगेंगे? जब सब लुट जाएगा तब जगेंगे। ये सोचने की आवश्यकता है और बार बार मैं कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से जगने की आवश्यकता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में उंगली में इतनी शक्ति है कि बटन दबाओ और परिवर्तन लाओ। बंधुगण, कृष्णा वाल्मीकि, अलवर की योगेश जाटव, हरीश जाटव, चिरंजीलाल सैनी, कभी कभी तो मुझे भी नाम पढ़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कागज में नाम लिखा हुआ। झालावाड़ की कृष्णा वाल्मीकि में अगर आप लोगों से पूछूंगा, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मीडिया के लोग बता देंगे, मगर कई बार जब मैं किसी बस स्टॉप में खड़ा होता हूं, किसी मित्र से बात कर रहा होता हूं, कहीं होता हूं और मैं पूछता हूं, बताओ तो झालावाड़ में जिसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, उनका नाम क्या है? अरे यार, कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। अखलाक का नाम हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को याद है, मगर कृष्णा जाटव का नाम याद नहीं, कृष्णा वाल्मीकि का नाम याद नहीं है, योगेश जाटव का नाम याद नहीं है, हरीश जाटव का नाम याद नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? ये विस्मृति क्यों? अगर यही विस्मृति रहेगी तो याद रखिएगा, इतिहास बदलने में वक्त नहीं लगता और इतिहास बनने में भी वक्त नहीं लगता। इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोच समझ करके लोकतांत्रिक तरीके से इसे मिटाना है। 15 दिन पहले रामगढ़ में ओम प्रकाश जाट को मार डाला, बेदर्दी से मार डाला। ओम प्रकाश जाट जी के नाम को मैं लिख के लाया, मुझे भी बताया गया है, क्योंकि धन्यवाद है हम सबको, वो वाइब्रेशन ही नहीं। यही ओम प्रकाश जाट अगर अखलाक होता तो ही पूरे हिंदुस्तान से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक में डिस्कशन हो रहा होता कि भारतवर्ष में एक डर का माहौल है। मगर ओम प्रकाश जाट ही तो मरा है, कृष्णा वाल्मीकि ही तो मरा, क्या जा रहा है? कोई डर का माहौल नहीं है, क्योंकि हम सुप्त हैं, सही बटन दबाना नहीं जानते। कनकांचल और आदि बद्री, मैं तो खुद कृष्ण जी का भक्त हूं। कनकांचल और आदि बद्री ऐसे पर्वत हैं जिनमें कृष्ण जी की लीलाएं हुई, जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर खनन होता था, वहां पर इलीगल माइनिंग होती थी। जब इस विषय को यहाँ की जनता ने, साधु संत ने प्रियंका वाड्रा जी तक पहुंचाया और केवल प्रियंका वाड्रा नहीं, सीएम अशोक गहलोत जी तक पहुंचाया, नतीजा क्या रहा? सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ और अंततोगत्वा संत विजय दास जी को आत्मदाह देना। जिस राज्य में एक संत को आत्मदाह देना पड़ रहा है, उसके बाद भी यदि हम नहीं जगेंगे और लोकतांत्रिक रूप से सही बटन नहीं दबाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, इतिहास बनने में कितना समय लगेगा? मित्रों, अलवर में 200 साल पुराना शिवलिंग, ड्रिलिंग मशीन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के अंदर,
शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ना, सालासर में राम दरबार बुलडोजर से ढहा दिया गया, और उसके बाद रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष, इनके शोभा यात्राओं को परमिशन ना देना, पीएफआई का हिजाब पे तो शोभा यात्रा निकलना था उसको कोटा में अलाउ करना। मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा दिन ना आए, ऐसा दिन ना आए कि हमारी शोभा यात्राएं बंद हो जाए। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। हो रहे हैं कई राज्यों में ऐसा। ये तो धन्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अनुच्छेद 370 को डंके के चोट पर हटाया, वरना आप सोचिए आज जम्मू कश्मीर में क्या हश्र होने वाला था। तो मैं कहता हूं वो मौका आने ही मत दीजिए। दीपावली, होली सहित सभी हिंदू त्योहारों पर बिजली की कटौती होती है, ये मैं सुनने को पा रहा हूं। और जब दूसरे समुदाय का कोई किसी प्रकार का त्योहार होता है, हिदायत होती है बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया के अंदर कि जो बहनें परीक्षा देने आ रही हैं, हिंदू बहनों का तो मंगलसूत्र तक उतार करके उनका एग्जामिनेशन हो रहा है, और हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनका जो हिजाब है उसे तक छुआ नहीं। मैं नहीं कहता हूं सबका सम्मान करिए, मंगलसूत्र का भी सम्मान है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। यह हिंदू द्वैम दर्जे का होगा, उसके साथ एक प्रकार का बर्ताव और दूसरे समुदाय के साथ दूसरे प्रकार का बर्ताव, ये नहीं चलेगा। और ये चल इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जगे नहीं। मैं तो भगवान राम से ही प्रार्थना करूंगा कि हे राम लल्ला, आप आ रहे हैं, हम जगेंगे। आप आ रहे हैं, हम उनको भगाएंगे जिन लोगों ने आपकी आस्था पर कुठाराघात किया था, आपकी आस्था पर चोट किया था। और आज मैं जगन्नाथ की पवित्र भूमि से हाथ जोड़ करके वीरों की भूमि से आह्वान करता हूं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। यह वोट के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, यह आस्था का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आस्था को जीवित रखना है, यह आस्था को सुप्त कर देना है। यह राजस्थान की बुद्धिमान जनता सोचे और सोच समझ करके बटन दबावे, लोकतांत्रिक तरीके से आप सिद्ध करें कि राम हकीकत है या काल्पनिक। बहुत बहुत धन्यवाद। सिखाता हिंदू धर्म का एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा विश्वास है। और मैं आज कहता हूं, आप सोच के देखिए, 500 वर्ष का शांतिपूर्व युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो बुद्ध के साथ शांत होकर लोकतांत्रिक तरीके से इस भूमि के हिंदुओं ने भगवान श्री राम मंदिर के जन्म स्थान के लिए लड़ा, चुप होकर, हथियार नहीं उठा करके। और आज 500 वर्षों के बाद यह स्वप्न हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू का साकार होने जा रहा है, जब 22 जनवरी 2024 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा, प्यारे भगवान श्री राम जी के, राम लल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रहेंगे। ये कोई छोटा विषय, मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूं कि भगवान राम के नाम पे वोट दे दो, मगर हमको भी सोचना चाहिए जो असंभव था वो संभव हुआ, उसके बाद भी हमें प्रमाण चाहिए। आखिर ये अग्नि परीक्षा क्यों? जो कुछ लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, अरे ये अग्नि परीक्षा क्यों? प्रियंका जी ने कहा 13 वर्ष का वनवास, नहीं प्रियंका जी, 14 वर्ष का वनवास था, क्योंकि आप राम लल्ला को मानते नहीं हैं, क्योंकि आप उनके इतिहास को जानते नहीं हैं, आप उनको काल्पनिक मानते हैं, इसलिए आपने 13 वर्ष का, 14 वर्ष का वनवास राम लल्ला का समाप्त होने वाला है। वो अयोध्या आ रहे हैं, वो अयोध्या भी आ रहे हैं, और प्रत्येक नागरिक राजस्थान का राम लल्ला को अपने हृदय में बैठा करके
इन चुनावों में भी दिखाएगा कि जो लोग राम के साथ थे वो उनके साथ हैं, और जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे उनका क्या हश्र करना चाहिए, यह आप सोच के देखिए। मुझे दुख होता है कि इसके लिए आह्वान करना पड़ता है, इसके लिए माइक की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आह्वान की आवश्यकता नहीं है, कुछ चेतन के अंदर भी हमें सोचना चाहिए। बंधुगण, मुझे दुख इस बात का होता है कि जब 7,800 लोग नागरिक राजस्थान के, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है किसी न किसी घटना में, मर्डर के माध्यम से या अन्य घटनाओं में, दंगों में, किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता है। मगर इसी शहर में, इस पिंक सिटी में, इस पवित्र शहर में इकबाल नामक एक मुस्लिम युवक जब रोड रेज में मारा जाता है, तत्क्षणात आप शहर में आगजनी देखते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और कुछ घंटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, दूध की डेयरी, ये सब उपलब्ध कराया जाता है इकबाल और उसके परिवार। क्यों? जो 24 हमारे साधु और पुजारी राजस्थान के अंदर मारे गए थे, उनका दोष क्या? क्या पाप किया है साधुओं ने? क्या पाप किया है संतों ने? क्या पाप किया है पुजारियों ने, जिनको मौत के घाट उतारा गया, उनको 58 और 54 ना मिले, और इकबाल मारा जाए रोड रेज में। मैं कहता हूं, रोड रेज में इकबाल हो या शाम हो, कोई नहीं मरना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इकबाल के साथ अन्याय हो, यह हमारी इच्छा नहीं है, न्याय होना चाहिए। मगर इकबाल को 50 लाख रुपए, मगर घनश्याम जी को एक 54 भी नहीं, ऐसा क्यों? घनश्याम का जुर्म क्या है? घनश्याम जी का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो ललाट पर चंदन लगाते हैं और अपने मस्तिष्क पर सिंदूर लगाते हैं या चोटी रखते हैं। सिर्फ इतना ही उनका दोष है कि चंदन लगाना दोष है, तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, और आगजनी होगी तो मुआवजा मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, करौली, छाबड़ा, बारा, इन सब में पीएफआई के कारण जो दंगे हुए, मैं आज राजस्थान के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सुदूर उड़ीसा का निवासी, मगर वहां बैठकर मुझे बाइनोकुलर या टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां बैठकर भी कह सकता हूं, अगर समय से नहीं जगे तो केरल के अंदर पीएफआई ने जो हश्र किया है, कर्नाटक के अंदर पीएफआई कांग्रेस के समय जिस प्रकार से पैर पसार रही है, यही कांग्रेस जो पीएफआई की जननी है, जो पीएफआई की समर्थक है, साथ में चुनाव लड़ा है जिन लोगों ने कर्नाटक में, इस पीएफआई को राजस्थान में फैलने और यहां पर प्रचार करने का, यहां दुष्कर्म करने का, यहां पर दंगे करने की पूरी मौका कांग्रेस सरकार देगी। इसलिए संभल के रहिए, बच के रहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो करौली दंगे हुए थे, उनमें अभियुक्त मतलूफ और छबड़ा के आसिफ हसाड़ी, ये किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। आप सोच के देखिए जरा। ठीक उसी प्रकार टीवी में हम सबने देखा, मैं भी डिबेट में बैठा था, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल तेली गर्दन रेत करके, शरीर शिहर उठता, गर्दन रेत करके मार दिया गया। और हम आज इस पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। आप सोच के देखिए, यही अगर कहीं और हुआ होता तो इसका अंजाम क्या होता। मगर आज जागरूक होने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। और कन्हैयालाल तेली जी के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है, उनका गला रेत करके मारा है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने की आवश्यकता है, बटन दबा करके। फेंक कर उन्हें मार देना, ये सारे विषय आज हिंदुस्तान को झकझोर के रख रहे हैं। मैं खुद युवाओं से जुड़ा हुआ हूं, पढ़ाई लिखाई, युवा नौकरी, ये आज पूरे भारतवर्ष का एक अहम विषय है। जहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक रोष है, वहीं पूरे भारतवर्ष में अगर युवाओं से पूछा जाए कि राजस्थान जो पर्यटन की भूमि है,
राजस्थान जो वीरों की भूमि है, आज युवा राजस्थान को किस रूप में देखता है, तो वो कहेगा विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में आज राजस्थान पेपर लीक का एरिया बन चुका है। इट इज एन एरिया वेयर पेपर लीक्स। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, पहले से पेपर लीक हो जाना और हजारों लाखों युवकों के जीवन को अंधकार में ढकेल देना, यह कोई छोटा विषय नहीं है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कष्ट करके आपने डिग्रियां अर्जित करके आप यहां आज बैठे हुए हैं। सोच के देखिए, जब आप परीक्षा लिख रहे होते और पेपर लीक हो जाती, आपके भविष्य के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता। फिर से पढ़ना और फिर से वही पेपर लिखना, यह आसान काम नहीं होता है। 19 पेपर लीक हुआ है। पहली बार किसी राज्य में चलती बस के अंदर लोगों को बैठा करके पेपर सॉल्व कराने का काम भी किया गया है। सुदूर उड़ीसा में बैठकर मुझे उड़ीसा के न्यूज़पेपर में यह विषय पढ़ने को मिला है। और अभियुक्त भी ऐसे ऐसे जो बोर्ड के चेयरमैन हो और वो फरार हो। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि इस प्रकार का जघन्य अपराध युवाओं को लेकर राजस्थान में हो रहा है। 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़, ये फीस के रूप में बतौर इन 70 लाख युवाओं से, 70 लाख युवा इससे पूरी तरह से परेशान हुए। उनके जीवन में बदलाव आया पेपर लीक के कारण। 400 करोड़ रुपए इससे आमदनी हुई। वो कहां गया, किस प्रकार से गया, ये सब आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है अपने मैनिफेस्टो में, हम सरकार में आएंगे, एसआईटी बनाएंगे। और युवकों को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, युवाओं चिंता मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। ना केवल एसआईटी बनाएंगे, अपितु जिन लोगों के कारण पेपर लीक हुआ है उनको सलाखों के पीछे भेजे। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रियंका जी कहती हैं बेटी है लड़ना आता है, मगर लड़ने नहीं आती है वो खुद। अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है, जो कि वो आने वाली है, तो एंटी रोमियो स्क्वाड, उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो स्क्वाड, याद है ना, वही एंटी रोमियो स्क्वाड का खौफ होगा। जो लोग मां बहनों की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत करेंगे, तेजाब फेंकना और भट्टी में जलाना तो दूर की बात है। बंधुगण, आज जिस विषय को लेकर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया है वह है तुष्टीकरण। मैं जगन्नाथ जी की भूमि से आता हूं, मैं महाप्रभु जी की भूमि से आता हूं। और जिस प्रकार से राजस्थान के इस वीरों की भूमि में, जहां प्रत्येक गांव में देवता और देवियों की पूजा और उपासना होती है, वहां जिस प्रकार से आज हिंदुओं के साथ एक द्वैन दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये चिंता का विषय है। मैं कल परसों देख रहा था कि प्रियंका गांधी कहीं यज्ञ कर रही है। चुनाव आते ही यज्ञशाला पहुंचते हैं, चुनाव आते ही मंदिरों से इनकी यात्राएं शुरू होती है, और चुनाव समाप्त होते ही राम कौन है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम किस कमरे में जन्म हुए थे, राम के जन्म का प्रमाण पत्र लाओ, इनका यह नाटक शुरू हो जाता है। शायद प्रियंका जी ने कहा था कि उनकी मां ने या दादी जी ने गायत्री मंत्र सिखाया। अब मुझे तो पता नहीं, दादी जी ने उनको सिखाया है तो सोनिया जी को भी सिखाया ही होगा। मैं तो निवेदन करता हूं आदरणीय सोनिया जी से, प्रियंका जी गायत्री मंत्र जानती हैं तो आप भी आ रही हैं राजस्थान, आ रही हैं, अब नहीं आ रही हैं, आए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ तो करें, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रियंका जी, आपकी माता श्री, आदर के साथ कह रहा हूं, माता किसी की भी हो आदरणीय होती है। आपकी माता श्री जी के कहने पर कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, वह एक काल्पनिक चरित्र है। और आज मैं सीना ठोक के कहता हूं कि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उस दिन प्रियंका जी, यदि आपकी दादी जी ने
सोनिया जी को गायत्री मंत्र सिखाया होगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं वह दिल्ली स्थित अपने निवास में गायत्री मंत्र पाठ करके दिखाए। यह हिंदुस्तान का स्पंदन है, गायत्री मंत्र हिंदुस्तान की आवाज है, भगवान श्री राम। मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुओं, इसे अन्यथा मत लेना। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं कहने वाला हूं जो मैं अभी कहने वाला हूं। मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं भी हिंदू धर्म की आस्था में सराबोर हूं। मैं बात कर रहा हूं। पात्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अपने एक वोट की कीमत को पहचानो। आपका एक वोट अगर गलत पड़ता है तो आपको ओपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो 25 लाख का बीमा नहीं मिलेगा, और अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो आपको वो मोबाइल भी नहीं मिलेगा जो मोबाइल मिलने वाला था। इस विषय पे आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? पिछले दिनों वो मोबाइल फटा भी है, एक महिला का अलमारी में। देखिए, केवल राजस्थान में ही 70 वर्षों तक उनके अनुसार, गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार वोट सही पड़ते रहे। कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थक पार्टियों की सरकार चलती रही। अगर सब कुछ सही होता तो आज कांग्रेस को ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतने वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, दे देती ना फ्री सब कुछ, कर देती सब कुछ ठीक। आज हम होते ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम होते ही नहीं, हम हैं। इसका अर्थ है कि कुछ भी ठीक नहीं था, इसलिए हम हैं। और जहां तक बटन दबा करके उसके अर्थ का विषय है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना, सबको कोरोना से बचाना, सबको पीएम आवास योजना देना, उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाना, ये सब छोटी बातें हैं क्या? हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। हिंदुस्तान आज एक विश्व की शक्ति बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संबित पात्रा जी नमस्कार, मैं महेश शर्मा। अभी आपने राजस्थान में महिला अत्याचार और बालिकाओं के साथ बलात्कार की बहुत सारी घटनाओं का कहा। राजस्थान कैबिनेट के एक मंत्री के पुत्र पे बलात्कार का आरोप लगा और उस पर एफआईआर भी राजस्थान में जयपुर में दर्ज नहीं हुई और वो दिल्ली में करानी पड़ी। लेकिन साल भर हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, हमारे जो गृह मंत्री हैं दिल्ली में, अमित शाह, उनके अंडर में आती है। एक साल में भी चालान पेश नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। क्या हम ये माने कि सांठगांठ है आप लोगों की कांग्रेस के साथ, उनके मंत्रियों के साथ? क्योंकि क्यों नहीं हो पा रहा चालान एक साल में भी? बिल्कुल होगा जी। जिन्होंने दुष्कर्म किया है उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, कानून का काम करने का अपना एक अवधि होता है, एक तरीका होता है। अगर अधिक समय लग रहा है, उसका अर्थ यह है कि हम विद्वेष की भावना से नहीं, हम बिल्कुल परख करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो बधाई दूंगा सरकार को कि कहीं भी रिवेंजफुल एटीट्यूड, जिसको वेंजेंस कहते हैं, वेंडेटा की राजनीति, ये तो कांग्रेस की अजीब दास्ता है। जल्दी करो तो बदला ले रहे हैं, बदले की राजनीति। देर से करो तो मिले हुए हैं जी, कुछ कर नहीं रहे हैं। करो तो मरो, ना करो तो मरो, समय पर होगा, मगर अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने दुष्कर्म किया है सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। संबित पात्रा जी, कांग्रेस ये कह रही है, सवाल आपके ऊपर उन्होंने लगाया है कि राम या फिर काम। दूसरा सवाल कि बीजेपी के पास एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से विस्फोटक बयान निकलते हैं और विस्फोटक तरीके से वो किसी चुनाव को जीतने के लिए कोई भी हथकंडा या यूं कहें कि साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करके सत्ता में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम सिर्फ काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मूल प्रश्न आपका है कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे पूछा है कि राम या काम। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, राम का काम, जो राम है, राम का काम करने से ही राम राज्य आएगा। और राम का काम क्या है? राम का काम है प्रत्येक गरीब को रोटी। राम जी का काम है प्रत्येक महिला को न्याय। राम जी का काम है कोई भी बिना दवाई के ना सोए, जो अस्वस्थ है वो सुख लाभ करे। राम का काम है हर किसी को घर मिले। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राम का काम कर रही है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस राम और काम को अलग अलग करके देख रही है। राम पे विश्वास नहीं कर रही है और कह रही है कि हम केवल काम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानते वो काम को भी नहीं मानते।
ये संबित पात्रा जी, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ। मेरा सीधे से सवाल ये है आपसे, जो अभी आपने राजस्थान में महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन जहाँ आप हर जगह जहाँ बीजेपी जा रही कही कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, तो राजस्थान के आंकड़े देखें, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, तो खाली आरोप लगाने और ये भी आपने सफाई पेश कर रहे हैं, मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ। तो फिर इस वक्त तो वोट मांगने का ही है, तो सीधे सीधे क्या, यानी महिलाओं के प्रति कितना शुभचिंतक है आप या आपकी पार्टी? देखिए, मैंने आरंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का एक सुंदरता होता है। लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप अपने विषय को सटीकता के साथ जनता के सामने दोनों पक्ष, हम भी रखेंगे वो भी रखेंगे। अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां महिला पे अत्याचार हुआ है, क्या हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं? कदाचित सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या उनका अधिकार है हमसे प्रश्न पूछने का? बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर कर प्रश्न पूछे। क्या हमने उनको रोका है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप प्रश्न मत पूछे? हमने उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोका है कि आप हमसे प्रश्न मत पूछे। जो उनका दायित्व है, जो उनका अधिकार है, उन्होंने वो किया है। आज मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि सर्वाधिक अत्याचार भारतवर्ष में महिलाओं के ऊपर कहीं हुए हैं तो वो राजस्थान में हुए हैं। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से मैंने भी ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार है। उनका अधिकार उनका है, मेरा अधिकार मेरा है। यही सुंदरता भारतवर्ष का है।